हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 164 की ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 164 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब है कि ये बेसिकली आपको एक लिस्ट बताता है कि अगर इन लिस्ट में जो भी पॉइंट्स हैं उसमें से अगर किसी पॉइंट पे अगर कोई डायरेक्टर फॉल हो जाए या कोई इंसान फॉल हो जाए जो कि अभी भले ही डायरेक्टर ना हो किसी कंपनी में, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी कि वो एंट्री नहीं ले पाएगा किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्चुअली सेक्शन 167 में हमें इससे मिलता जुलता सेक्शन पढ़ना है जो कि बात करता है वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। तो बेसिकली वो बात करता है कि अगर आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो तो उसके बाद कुछ पॉइंट्स होने के वजह से आपको अपनी सीट जो डायरेक्टर की है वो छोड़नी पड़ेगी एक तरह से। तो वो बात करता है एक बार आप एंट्री ले चुके हो, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो ये सेक्शन है सेक्शन 164, ये बात करता है कि आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, आप एंट्री ही नहीं ले पाओगे, एंट्री पॉइंट पे ही रोक लिया आपको। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 164 सब सेक्शन 1। ये बात करता है पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन की, यानी कि जो सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 में जो भी पॉइंट्स हैं, अगर किसी भी पॉइंट में कोई इंसान फॉल हो जाए तो वो जो है किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ उस पे आएगी, ना कि किसी और कंपनी पे आएगी। ये आप बात अच्छे से और अप्रिशिएट कर पाओगे सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 के बाद। खैर, अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 के, जो कि सारे पॉइंट्स बेसिकली हमको बताएंगे कि अगर ये हो गया या ये हो गया, कोई भी पॉइंट अगर हो गया ट्रिगर, तो फिर इंसान वो नहीं बन सकता किसी कंपनी में डायरेक्टर, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो एंट्री नहीं ले सकता अब किसी कंपनी में डायरेक्टर के पोस्ट के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर वो अनसाउंड माइंड का हो गया और ये चीज़ डिक्लेयर की है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, ठीक है। तो अनसाउंड माइंड का बेसिकली मतलब है कि वो अब इस हालत में पहुंच चुका है कि अब वो डिसीजन मेकिंग जो है, प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग, एक जो रीजनेबल एक नॉर्मल इंसान जो कर पाता है डिसीजन मेकिंग ठीक ठाक, वो नहीं कर पा रहा है, तो वो अनसाउंड माइंड का हो गया। लेकिन ये चीज़ डिक्लेयर की है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने। ध्यान रखिएगा, जितने भी पॉइंट्स हैं, तो जो भी बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उस पॉइंट के, वो सारे अगर होते हैं सेटिस्फाई, तो ही जो है उस पॉइंट के अंदर जो है बंदा फॉल करेगा और फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, क्या कि एक तो वो अनसाउंड माइंड का हो गया और ये चीज़ डिक्लेयर की है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने। दूसरा पॉइंट है अगर वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई इंसान इंसॉल्वेंट होना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करे, तो एक प्रोसेस चलता है और उसके बाद कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। अब सारा जो उसका जो पावर्स है उस बंदे की एसेट्स लाइबिलिटीज से रिलेटेड जो है ऑफिशियल रिसीवर के हाथ में आ जाती है। तो जब तक ऑफिशियल रिसीवर सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह और पेमेंट्स नहीं कर देता, तब तक उस बंदे को कहते हैं हम अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। उस बंदे को जिसने अप्लाई किया था कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, तो जब तक ऑफिशियल रिसीवर की सारी जो कहीं ना कहीं गतिविधियां हैं वो कंप्लीट ना हो जाएं, जब तक सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट ना हो जाएं, तब तक वो जो बंदा है जिसने अप्लाई किया था वो रहता है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, और तब तक वो किसी नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो डिस्क्वालीफाइड है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इवन अगर उसने अप्लाई भी कर चुका है वो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो मेरे को, लेकिन अभी सपोज उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है या प्रोसेसिंग चल रही है, अभी तक वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, तो भी जो है कहीं ना कहीं वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा और किसी नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई इंसान अप्लाई कर देता है कोर्ट में कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, तो वहीं से ही डिस्क्वालिफिकेशन शुरू हो जाएगी। अब अगर कोर्ट ने अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हाँ अब ये बंदा इंसॉल्वेंट है, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन चलती रहेगी तब तक जब तक इस ऑफिशियल रिसीवर अपने सारे प्रोसेस कंप्लीट ना कर ले, प्रोसीजर्स, और उसके बाद कोर्ट वापस से ऑर्डर देके उस बंदे को डिस्चार्ज ना कर दे कि ठीक है अब आप इंसॉल्वेंट नहीं हो। अब ध्यान से समझिएगा, डी पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बात यह है कि अगर कोई इंसान कन्विक्ट हो जाता है, यानी कि बेसिकली उसको वो मुजरिम जो है हो चुका है, यानी कि आरोपी है, उस पर वो जो है बेसिकली सज़ा आ चुकी है उस पर, तो वो कन्विक्ट है। ठीक है, अगर और भले ही उसको किसी भी वजह से सज़ा मिली हो, कोई भी ऑफेंस की वजह से, चाहे वो ऑफेंस में मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व था या नहीं, यानी कि बेसिकली मॉरली वो चीज़ गलत थी कि नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। किसी भी वजह से अगर वो किसी ऑफेंस से रिलेटेड जो है कन्विक्ट हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है कि वो कन्विक्ट है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर सज़ा जो सेंटेंस है उसको इम्प्रिजनमेंट का, वो अगर 6 महीने से कम की है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। अगर वो 6 महीने या उससे ज़्यादा की सज़ा है लेकिन 7 साल तक है, यानी कि 7 साल से कम तक की सज़ा है और 6 महीने या उससे ज़्यादा की है लेकिन,
तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 5 साल तक के लिए, और 5 साल शुरू कब होंगे, जब उसको जो भी सज़ा होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। सपोज उसको 3 साल की सज़ा हुई, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में फॉल हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो डिस्क्वालीफाई कब तक रहेगा हमें समझना है, तो जब उसकी 3 साल की सज़ा कंप्लीट हो जाएगी वहाँ से वो 5 साल तक डिस्क्वालीफाइड रहेगा, ठीक है। अब तीसरा केस है कि अगर उसको सज़ा हुई 7 साल से भी ज़्यादा की, 7 साल या उससे ज़्यादा की, दोनों इंक्लूड हैं, 7 साल या उससे ज़्यादा की अगर उसे सज़ा हुई है, वो कन्विक्ट हुआ है ऐसे ऑफेंस में और उसको सज़ा जो है सेंटेंस 7 साल या उससे ज़्यादा का हुआ है, तो वो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाइड हो गया है। क्योंकि ऑब्वियसली 7 साल से ज़्यादा, 7 साल या उससे ज़्यादा सज़ा उसको तभी हुई होगी जब उसने बहुत ही कोई सीरियस ऑफेंस कमिट किया होगा। ई पॉइंट कहता है कि अगर किसी ट्रिब्यूनल या कोई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि अब वो डायरेक्टर बेसिकली नहीं बनने देंगे उसको, हम कोई भी वजह हो सकती है, ऑर्डर में वजह लिखी भी होगी, लेकिन जब तक ये ऑर्डर फोर्स में है, उस ट्रिब्यूनल या उस कोर्ट का ऑर्डर है कि इस बंदे को डायरेक्टर नहीं बनने देना हमें, तो फिर जब तक ये ऑर्डर फोर्स में है, वो ऑर्डर में डेट लिखी हो सकती है, तो तब तक भी जो है कोई बंदा किसी कंपनी में डिस्क्वालीफाइड है टू बिकम अ डायरेक्टर, वो एलिजिबल नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। एफ पॉइंट है कि अगर उस बंदे ने, सपोज वो शेयर होल्डर भी था कंपनी का और उसने कॉल्स पे नहीं करी हैं, बेसिकली कॉल्स मंगवाई थी सभी शेयर होल्डर्स से लेकिन उसने पे नहीं करी, और जो भी ड्यू डेट थी जब तक कॉल आ जानी चाहिए थी कंपनी तक, जो कॉल के पैसे हैं वहाँ से 6 महीने बीत चुके हैं, तो जाके वो डिस्क्वालीफाई होगा। तो ध्यान से देखना है हर चीज़ को। अगर ड्यू डेट आ गई है, जो लास्ट डेट है जो कंपनी ने रखी थी कॉल देने के लिए, उस बंदे ने वो नहीं दी, क्या वो अभी डिस्क्वालीफाई हो गया? नहीं। अब वो जो लास्ट डेट थी, ड्यू डेट, वहाँ से जब 6 महीने बीत गए और अभी तक भी कॉल उसने पे नहीं किया कंपनी को, क्योंकि वो मेंबर भी है, तो बेसिकली वो बंदा अब डिस्क्वालीफाइड है किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए। 7th पॉइंट कहता है कि अगर सेक्शन 188 जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करता है और उसको रेगुलेट करता है, अगर कोई बंदा पिछले 5 सालों में सेक्शन 188 में जो है बेसिकली उसको सज़ा हुई है या बेसिकली वो दोषी माना गया है, तो भी जो है, यानी कि एक तरह से जिस दिन वो बंदा सेक्शन 188 से रिलेटेड दोषी माना गया, वहाँ से 5 साल तक जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अब वो नहीं बन सकता 5 साल तक के लिए। एच पॉइंट है कि अगर किसी इंसान के पास, इंडिविजुअल के पास डिन नहीं है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड है, तब तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है, डिन होना अब जरूरी है, तभी आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने की सोच सकते हो। और डिन ऑब्टेन करने का प्रोसीजर है सेक्शन 153 से सेक्शन 157 तक, उसकी एक वीडियो है, आई बटन में देख लीजिएगा, हमने उसका वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। और आई पॉइंट है, लास्ट पॉइंट कहता है कि सेक्शन 165 है जो कि डील करता है कि मैक्सिमम कितनी कंपनीज में कोई इंसान डायरेक्टर बन सकता है। तो अगर सपोज वो आपकी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो गई है, जो भी लिमिट है हम सेक्शन 165 में पढ़ेंगे लिमिट, अगर वो एग्जॉस्ट हो गई है तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो आगे किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए। तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारा सेक्शन 164 सबसेक्शन 1, और ये पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है कि अगर किसी भी एक इस पॉइंट में अगर कोई इंसान फॉल हो जाता है तो वो और किसी कंपनी में अब डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 बात करता है कि अगर कुछ कंपनियां हमने बताई हैं कि अगर कोई कंपनी इस तरह के डिफ़ॉल्ट करती है तो उस कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे किसी भी नई कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए। तो पहला पॉइंट है कि ऐसी कंपनी जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स जो है बेसिकली फाइल नहीं की हैं और लगातार 3 साल इस तरह का जो इसने डिफ़ॉल्ट किया है, तो वो कंपनी के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसको कहते हैं कि बेसिकली ये कंपनी डिस्क्वालिफिकेशन है, कि कंपनी ने गलती करी है, उसकी वजह से सारे डायरेक्टर्स उस कंपनी के डिस्क्वालीफाई हो गए किसी नई कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए। तो ये पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, ये कलेक्टिव डिस्क्वालिफिकेशन एक तरह से। तो ये तो पहला पॉइंट था सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के पहले पॉइंट का। उसके बाद एक और पॉइंट है, सेकंड पॉइंट कहता है इसका ही कि अगर डिपॉजिट्स को रीपे करने की ड्यू डेट आ गई है, बेसिकली ड्यू डेट आ गई है किससे रिलेटेड, डिपॉजिट रीपे करने की या उन पे इंटरेस्ट रीपे करने की या डिबेंचर्स को रिडीम करने की या फिर जो है डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट है उसकी पे करने की ड्यू डेट आ गई है, या फिर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था आपने लेकिन अभी जो है पे नहीं किया और उसकी भी ड्यू डेट जो है निकल गई है। तो ये सारे जो ऑफेंसेस हैं ये अगर हुए, इनमें से कोई भी अगर हुए और
ये ऑफेंस अभी भी चल रहा है और 1 साल हो गया ऑफेंस को, जब से वो हुआ था वहाँ से 1 साल भी हो चुका है। तो 1 साल होते ही कंपनी जो है बेसिकली 164(2) में फॉलो हो जाएगी और उसके सभी डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन एनी न्यू कंपनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनिए, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 कहता है एक्चुअली कि अगर इनमें से किसी भी पॉइंट में अगर कंपनी फॉल होती है तो उसके सभी डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सवाल ये उठता है कि कब तक। बात ये है कि बेसिकली वो उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते दोबारा, और किसी और कंपनी में वो अपॉइंट नहीं हो सकते, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये चीज़ जो है चलेगी 5 साल तक। जो डिफ़ॉल्ट ऊपर हुआ है सेक्शन 164(2) का, वहाँ जब वो डिफ़ॉल्ट हुआ वहाँ से 5 साल तक वो बंदा डिस्क्वालीफाई रहेगा। उसके बाद बेसिकली वो इस कंपनी में रीअपॉइंट भी हो सकता है और या किसी और कंपनी में एलिजिबल भी हो जाएगा डायरेक्टर बनने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिस्क्वालिफिकेशन आई है ये 5 साल के लिए होती है। अब एक बात ध्यान से नोट कर लीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। जो छोटी छोटी लाइनें बीच में घुसी होती है वहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि हम, और उसका गलत होने का चांस भी बढ़ जाता है क्योंकि हम उस पर अक्सर ध्यान नहीं देते ध्यान से। गवर्नमेंट कंपनी में 164 सबसेक्शन 2 नहीं लगता। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट कंपनी इस तरह के डिफ़ॉल्ट करती है जो हमने बात की, तो उसके डायरेक्टर्स लेकिन जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा, एक लाइन लिखिए बस, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात, एक नई प्रोविज़न है, प्रोवाइजो लिखा हुआ है कि अगर सपोज़ कोई बंदा है वो अभी बिल्कुल ही नया नया डायरेक्टर बना है, ठीक है, तो अगर सपोज़ 164 का जो 164(2) का जो ये जो पाप हैं वो उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने कर रखे थे, और जो है अब बेसिकली वो पाप जो है निकल के आ रहे हैं, तो इस बीच जो नए डायरेक्टर आएंगे उनको तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में, तो क्या उनको भी बेसिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? तो सवाल ये सवाल उठता है, लेकिन इसका जवाब है बेसिकली नहीं, कि अगर कोई इंसान अभी अभी डायरेक्टर बना है और अभी सिर्फ 6 महीने तक ही बीते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इतने तक ही जो है समय बीता है, तो ऐसा जो बंदा है वो 164(2) की वजह से क्या नहीं होगा, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, और ना ही वो जो बेसिकली रीअपॉइंट होने के लिए इनएलिजिबल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये बेसिकली प्रोविज़न इसलिए बनी है, आप ध्यान से सोचिए कि वो तो अभी अभी आया है कंपनी में, क्या उसका कोई कंट्रोल होगा कंपनी में? वो तो उल्टा हाँ हाँ करता रहता होगा बाकी डायरेक्टर्स के सामने। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी नया डायरेक्टर होता है हम उस पर वो सारी लाइबिलिटीज़ नहीं थोप सकते जो कि उन डायरेक्टर्स की गलती की वजह से हुई थी जो पहले से काम करते आ रहे हैं। तो इसलिए कोई भी नया डायरेक्टर हो उस पर कोई लाइबिलिटी इस तरह की जो है नहीं चढ़ेगी 164(2) की। कब तक? उसके अपॉइंटमेंट से 6 महीने तक उस कंपनी में। नाउ 164 सबसेक्शन 3 जो है वो देखो ध्यान से क्या बात कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है कि देखिए हमें पता है कि सेक्शन 6 ओवरऑल कहता है, जो आर्टिकल्स के लिए कहता है कि प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स को फर्दर और स्ट्रिंजेंट भी कर सकती है। हमने ऐसे बात करते हैं हम अक्सर। अब देखिए यहाँ पे उस पॉइंट को अप्लाई किया गया है, और क्या है कि जब भी एंट्री लेवल पे कोई भी कंपनी क्या क्या चेकिंग करेगी किसी बंदे की, कि उसको डायरेक्टर बनाने से पहले, जो हमने 164(1) में पढ़े थे वो 9 पॉइंट्स, कि वो डिन है कि नहीं, वो कोई 188 से रिलेटेड पिछले 5 सालों में जो है मतलब उस पर पकड़ा तो नहीं गया, इस तरह के पॉइंट्स हर कंपनी चेक करती होगी। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी को ये बेसिकली हमने प्रिविलेज दी है कि उन 9 पॉइंट्स के अलावा अगर वो कोई और पॉइंट भी लगाना चाहती है एंट्री पे बैरियर के रूप में, और कुछ और भी चेक करना चाहती है, तो वो अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है, और उससे बेसिकली उस इंसान को वो बेसिकली वो भी जो अग्नि परीक्षा है, एक्स्ट्रा जो अग्नि परीक्षा है वो भी पास करनी पड़ेगी, तभी वो उस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। तो बेसिकली उसी चीज़ की एप्लीकेशन है कि प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स को फर्दर स्ट्रिंजेंट कर सकती है। कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल्स को फर्दर जो है स्ट्रिंजेंट कर सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी लॉ में लिखी हुई बातों को उलट नहीं जा सकती, कि कंपनी लॉ को वो कॉन्ट्राडिक्ट करे, ऐसी कोई बात नहीं लिख सकती कोई भी कंपनी। अब एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है सेक्शन 164 सबसेक्शन 3 में, कि सपोज जो हमारा पॉइंट डी था, ई था, एफ था, यहाँ पे बेसिकली ये बात थी कि आपको बेसिकली किसी कोर्ट ने, किसी ट्रिब्यूनल ने सपोज ऑर्डर पास करके जो है आप पे आरोप जो है सिद्ध हो गया और वो आप कन्विक्ट हो गए हो। ठीक है, अब अगर कोई इंसान अपील कर दे तो वो तो ये कहेगा कि मैंने अपील कर दी है, तो अपील का जब तक जो है फैसला ना आ जाए तब तक मैं डायरेक्टर के रूप में काम करता रहता हूँ और डिस्क्वालीफाई नहीं होता हूँ, और कंपनी में भी डायरेक्टर बन जाता हूँ, अपील का फैसला तो आने दो। तो यहाँ पे लेकिन जो है बहुत बड़ा लूप होल हो जाता। क्यों? ऐसे तो कोई भी किसी भी तरह का ऑर्डर पास होता तो बंदा अपील कर देता, और अपील का फिर सपोज आंसर आ रहा है 1-2 साल में, 3 साल लग रहे हैं, तब तक वो एंजॉय करता, अपना पूरी डायरेक्टरशिप एंजॉय करता, नई नई कंपनीज में डायरेक्टर बनता रहता।
तो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये लिख दिया है 164(3) में कि इवन इफ़ अगर अपील भी कर देगा डी, ई और जी केस में, ये 3 केस में वो अगर ऑर्डर के खिलाफ, ट्रिब्यूनल के या कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, तो भी जो है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है चलती रहेगी और वो तब तक किसी नई कंपनी में नहीं हो सकता अपॉइंट डायरेक्टर। अब एक फॉर्म है DIR-8। ये वैसे तो लिखता ये है कि 164(2) में अगर कोई बंदा जो है बेसिकली फॉल होता है, कंपनी फॉल होगी और उसकी वजह से वो बंदा भी फॉल हो जाएगा, तो उसको बेसिकली DIR-8 में ये डिक्लेरेशन देनी है किसी भी नई कंपनी में अपॉइंट होने से पहले कि अब वो बेसिकली क्लीन है और अब वो क्वालिफाइड है टू बिकम अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, और वो जो शायद पीरियड था वो ख़त्म हो गया है। तो आप सीधे से बात समझ लीजिए कि कोई भी जब इंसान किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए जाता है तो वो DIR-8 दे ही देता है, जिसमें वो सिंपली ये लिखता है कि मैं 164, पूरा जो 164 है वो मैं कंप्लाई कर रहा हूँ और मैं किसी भी तरह से डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ। तो आप सीधा से ऐसे समझ लीजिए कि DIR-8 में वो डिक्लेयर करता है कि वो क्वालिफाइड है टू बिकम डायरेक्टर इन एनी कंपनी। लास्ट बात ये है, रूल 14 में ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 में लिखा है, रूल 14 में, कि अगर कंपनी सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में फॉल करती है तो उस कंपनी को फॉर्म DIR-9 फाइल कर दें ROC को, और ROC को बताना है कि उस दिन बेसिकली कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर्स थे। किस दिन? जब कंपनी 164(2) में फॉल हो गई, वो डिफ़ॉल्ट किया होगा कि 3 साल तक वो नहीं फाइल किया एनुअल फाइलिंग, और जो है या फिर 1 साल बीत चुका है, वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं डिपॉजिट वगैरह के, और डिफ़ॉल्ट अभी तक ठीक भी नहीं हुए हैं। तो जो हमने पढ़े थे 164(2) में, तो जैसे ही कंपनी 164(2) में फॉल करेगी उसको अपने सभी डायरेक्टर्स की लिस्ट, उनके एड्रेस, उनकी डिटेल्स जो हैं DIR-9 में भर के ROC को देनी है। और ये क्यों कर रखा है? तो वैसे तो ऊपर लिख दिया था कि वो 5 साल तक नहीं बन सकते डायरेक्टर, लेकिन ये चीज़ पता किसे होगी? सिर्फ कंपनी वालों को। तो इसलिए कंपनी पे ड्यूटी डाल दी हमने, क्या कि आपको जैसे ही इस तरह का इवेंट ट्रिगर होता है कि कंपनी 164(2) में फॉल हो गई है, तो ये आप ही की ड्यूटी है कि आपको DIR-9 फाइल करके खुद ही जो है उन पापी डायरेक्टर्स का नाम बताना है जिनकी गलती की वजह से 164(2) में कंपनी फॉल हुई। ठीक है, ताकि रजिस्ट्रार बेसिकली चौकन्ना हो जाएगा, और अगर वो डायरेक्टर्स जो कि डिस्क्वालीफाई हो गए हैं 5 साल के लिए, अब अगर वो अपॉइंट होना चाहते हैं किसी और में, तो वो DIR-12 भरेंगे, तो ROC को भेजेंगे, तो ROC के पास पहले ही उसका नाम होगा कि ये तो पापी डायरेक्टर था, तो और इसको तो अपॉइंट नहीं होने देना है, तो वो रोक लेगा उसको वहीं पे। तो ये बेसिकली क्रॉस चेकिंग के लिए है, ताकि ROC को पूरी चीज़ पता रहे कि ठीक है, इस बंदे को मुझे 5 साल तक बनने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए डायरेक्टर। मेरी बात सुनिए आप एक बार ध्यान से। DIR-8 जो था ना, ऊपर हमने पढ़ा था, वो एग्जैक्ट उसकी लैंग्वेज यही कहती है कि 164(2) में अगर फॉल हो गई कंपनी तो उसके सारे डायरेक्टर्स जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो अब वो अगर कभी आगे जो है अपॉइंट होते हैं, जब उनका जो बेसिकली 5 साल बीत गए हैं, तो उनको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि वो DIR-8 के थ्रू डिक्लेयर करते हैं कि वो अब क्वालिफाइड हैं और वो समय बीत चुका है जब उन्होंने पाप किए थे, और उसके बाद 5 साल जो है बेसिकली वो वनवास काट के आ चुके हैं, एक तरह से वो कहीं नहीं थे। लेकिन बेसिकली जर्नल प्रैक्टिस ये है कि लोग कभी भी किसी भी तरह के अपॉइंटमेंट के वक्त DIR-8 फाइल कर देते हैं सेफ साइड, और उसमें ये भी लिख देते हैं कि बेसिकली मैं क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। तो एक तरह से वो ये भी कह देते हैं कि 164(1) भी मैं कंप्लाई कर रहा हूँ। तो DIR-8 में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली समझ लो कि जब भी कोई इंसान डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो जर्नल प्रैक्टिस ये है कि DIR-2 में कंसेंट देता है अपना, और DIR-8 में डिक्लेरेशन देता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ। सीधी सी बात है। इसी के साथ हमारा जो सेक्शन 164 था वो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अगर आप ये वीडियो अगर आपने पूरी ध्यान से सुनी होगी तो पक्की बात है कि अब आपको इस चीज़ को रिवाइज़ करने में 1 मिनट 1.25 मिनट लगेगा बस। एक बात और है, वैसे तो आप ज़्यादातर लोगों के पास बुक्स होंगी या स्टडी मटेरियल होगा या इवन ऑनलाइन जो बेयर एक्ट है उसकी जो एक्सेस होगी, लेकिन फिर भी हम बहुत जल्द डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल देंगे PDF फाइल, और आप ज़रूर 1 हफ़्ते में या 2 हफ़्ते तक जो है हम पक्का डाल देंगे, तो आप एक बार ज़रूर चेक करते रहना। और अगर आपके पास रिसोर्सेज अपने ही हैं तो फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इतना भी कुछ खास नहीं होगा या कुछ नया नहीं होगा। तो इसलिए सिंपली आप अपनी बुक में ही जो है एडिटिंग कर लेना। जब भी आप हमारी कोई इस तरह की वीडियो सुनते हो तो आप हमेशा साथ में अपने नोट्स या अपनी बुक या अपना स्टडी मटेरियल या जो है बेयर एक्ट खोल के रखना, या उसकी PDF फाइल MCA की साइट पर मिल जाती ई बुक करके। तो
इससे जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। और सिर्फ वो कुछ बच्चे जिनके पास इनमें से कोई भी चीज़ की एक्सेस नहीं है, वो जो है PDF फाइल का इंतज़ार करें, जो कि हम बहुत जल्द डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसमें हल्का फुल्का जो है हम ओवरऑल ब्रॉड चार्ट्स नोट्स जो है थोड़ा सा प्रोवाइड कर देंगे। इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में डायरेक्टर्स के। थैंक यू, शुक्रिया।